स्वागत है टारगेट सरकारी नौकरी चैनल पर। जूनियर शिक्षक भर्ती की तैयारी में आज सफलता प्रैक्टिस सेट नंबर 10 को हम डिस्कस करेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और हम शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रश्न के साथ। निम्न में से कौन सा एक स्थल है जो प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए फेमस है? प्राचीन भारत में प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए जो फेमस है वो है भीमबेटका की गुफाएं। तो ये ऑप्शन डी रहेगा। और ये भीमबेटका की लोकेशन कहाँ पर है? मध्य प्रदेश का जो रायसेन जिला है वहीं पर स्थित है। ये प्रागैतिहासिक काल पुरापाषाण काल की जो भीमबेटका की गुफाएं हैं इसके अंदर जो है चित्रकारी या चित्रकला बनाई गई है उन गुफाओं में अंदर की साइड। और इसको साल 2003 में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल के रूप में भी घोषित किया गया है। तो भीमबेटका के इन चट्टानों की गुफाओं में यानी रॉक शेल्टर में अंदर की तरफ जो है चित्रकारियाँ की गई थी। आंसर होगा ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से किसे ऋग्वेद में युद्ध देवता समझा जाता था? इम्पॉर्टेंट है ये सवाल। ऋग्वेद में इंद्र को युद्ध का देवता समझा जाता है, तो इसमें आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। एक सवाल और आता है कि ऋग्वेद में सबसे ज़्यादा बार किसका वर्णन किया गया है, किस देवता का वर्णन किया गया है? तो ऋग्वेद में इंद्र का सबसे ज़्यादा बार 250 बार उल्लेख हुआ है। वह स्तूप जो बुद्ध के जीवन की किसी घटना से भी संबंधित नहीं है। पहले प्लेस की बात करें तो गौतम बुद्ध के जीवन में जो सारनाथ जगह है इसका क्या महत्व है? यहाँ पर गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया था जिसे बौद्ध ग्रंथों में हम धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जानते हैं। तो सारनाथ जगह किस लिए है फेमस है? धर्म चक्र प्रवर्तन के लिए। सारनाथ जो जगह है यहाँ पर धर्म चक्र प्रवर्तन यानी गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया था। कुशीनगर में इनकी मृत्यु हुई थी जिसे हम महापरिनिर्वाण कहते हैं। और बोध गया में एक पीपल के वृक्ष के नीचे यानी बोधि वृक्ष के नीचे जो है इनको महाज्ञान की प्राप्ति हुई थी जिसे हम निर्वाण के नाम से समझते हैं। तो ये 3 प्लेस हैं जो कि बुद्ध के जीवन से संबंधित हैं और यहाँ पर ऑप्शन में सांची नहीं है, मतलब ये संबंधित नहीं है किसी घटना से बुद्ध के जीवन की। नेक्स्ट चलेंगे अब। निम्नलिखित में से किस राजा के एक अभिलेख से ये सूचना मिलती है कि वो शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ है? हमारे देश में सबसे पुराने जो अभिलेख हैं या अभिलेखों को लिखवाने की जो चलन प्रथा शुरू करवाई थी वो सम्राट अशोक के द्वारा करवाई गई थी। इन अभिलेखों के जरिए जो है अशोक अपनी जनता को संबोधित किया करता था। क्योंकि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था इसीलिए अशोक ने लुम्बिनी ग्राम को कर मुक्त किया था, टैक्स फ्री कर दिया था, जिसे घटाकर 1/8 टैक्स कर दिया था। वो इसीलिए किया था क्योंकि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। तो ये हमें कहाँ से पता चलता है? ये हमें सम्राट अशोक के अभिलेखों से ये बात पता चली। ऑप्शन सी। अशोक ने जो है 14 शिलालेख लिखवाए थे और 7 स्तंभ लेख लिखवाए थे। नंबर भी परीक्षाओं में पूछे हुए हैं आपसे। निम्नलिखित में से किसने 4 अश्वमेघ यज्ञ संपन्न करवाए थे? ये था प्रवरसेन प्रथम। प्रवरसेन प्रथम के द्वारा ये जो है 4 अश्वमेघ करवाए गए थे और ये प्रश्न बहुत पूछा जाता है। और ये किस वंश का शासक था? ये वाकाटक। ये प्रश्न कई बार पूछा हुआ है एज इट इज। तो वाकाटक वंश का था ये। निम्नलिखित में से कौन सी गुफा त्रिमूर्ति के लिए विख्यात है? इसमें जो एलिफेंटा की गुफाएं हैं वो महाराष्ट्र के मुंबई में स्थित हैं और इन मूर्तियों में जो त्रिमूर्ति शिव की मूर्ति सबसे ज़्यादा लोकप्रिय है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। घड़ी अथवा गृह कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? हाउस टैक्स को बोला जाता था घड़ी, और गृह कर या घड़ी लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान था अलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन बी। किस मध्यकालीन या मध्ययुगीन सुल्तान को आगरा शहर की नींव डालने और उसे सल्तनत की राजधानी बनाने का श्रेय जाता है? अगर हम आगरा शहर की बात करें तो इसको सिकंदर लोदी ने बनाया था एक नए शहर के नए नगर के रूप में। तो इसका आंसर होगा डी ऑप्शन, सिकंदर लोदी। इब्ने बतूता भारत में किसके शासनकाल में आया था? तो ये था मोहम्मद बिन
तुगलक के टाइम पीरियड में किस मुगल बादशाह के विरुद्ध जौनपुर से फतवा जारी हुआ था? अकबर जो है धार्मिक रूप से काफ़ी सहिष्णु था, उसकी जो नीतियाँ थी सभी को मिलजुल करके साथ लेकर के चलने की थी। इससे काफ़ी लोग नाराज़ थे और इसी के लिए एक मौलाना यजिदी ने जो है अकबर के विरुद्ध फतवा जारी किया था और ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो ये फतवा जो जारी हुआ था किसके खिलाफ हुआ था? ये हुआ था अकबर के खिलाफ। निम्नलिखित यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों में से किसने सूरत में सबसे पहले अपना कारखाना लगाया? तो इसमें डच, फ्रांसीसी, अंग्रेजी, पुर्तगाली जिस जिस ऑर्डर में भारत में आए थे उसमें सबसे पहले बताना है कि सूरत में सबसे पहले अपना जो फैक्ट्री है वो किसने लगाई थी। तो ये इन सब में जो है अंग्रेज़ों ने पहले खोली थी सूरत के अंदर अपनी फैक्ट्री या कारखाना। लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र कहाँ पर स्थित है? एकमात्र ऐसा लॉर्ड कॉर्नवालिस एकमात्र ऐसा गवर्नर जनरल था जिसकी मृत्यु भारत में हुई और 5 अक्टूबर, स्वास्थ्य ठीक नहीं था इसका, 5 अक्टूबर 1805 को उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में इसकी मृत्यु हुई थी और वहीं पर इसकी कब्र भी है। तो इसकी कब्र या मकबरा कहाँ पर है? लॉर्ड कॉर्नवालिस का गाजीपुर में है। किसके शासनकाल में भारत में अंग्रेजी शिक्षा शुरू की गई थी? ये थी विलियम बेंटिक के टाइम पीरियड से शुरुआत की गई थी। किस गवर्नर जनरल ने दास प्रथा को भारत से समाप्त किया था? दास प्रथा का उन्मूलन किया गया था लॉर्ड एलन बरो के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? इधर सोसाइटीज़ हैं जिनकी स्थापना की गई थी राजा राम मोहन के द्वारा, ब्रह्म समाज की स्थापना की गई, ये बात सही है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की, स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की और महादेव गोविंद रानाडे के द्वारा थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना नहीं की गई बल्कि प्रार्थना समाज की गई थी। तो यहाँ करेंगे प्रार्थना समाज। जबकि थियोसॉफिकल सोसाइटी की जो स्थापना थी वो HP ब्लावेट्स्की ने की थी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। हरिजन सेवक संघ के संस्थापक अध्यक्ष कौन थे? ये थे GD बिड़ला। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? ये था लॉर्ड डफरिन। ऑप्शन डी डफरिन था। स्थापना हुई थी वर्ष 1985 में। तो 28 दिसंबर 1885 को बम्बई में एक स्कूल था गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय, इसमें एक आयोजित सभा में जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी जिसके प्रथम अध्यक्ष थे व्योमेश चंद्र बनर्जी और इसमें जो है कुल 72 सदस्यों ने पार्टिसिपेट किया था। इस समय लॉर्ड डफरिन भारत का वायसराय था। निम्नलिखित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस दूसरी बार अध्यक्ष चुने गए थे? सुभाष चंद्र बोस पर ये दोनों अधिवेशन के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो याद रखेंगे। इसमें 1938 में हरिपुरा का जो कांग्रेस अधिवेशन हुआ था उसमें सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष चुने गए थे। अगले ही वर्ष 1939 में त्रिपुरी कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में भी दूसरी बार अध्यक्ष बने थे। तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा सी। तो इसमें सेकेंड टाइम थे और इसमें फर्स्ट टाइम, दोनों ही याद रखने हैं। निम्नलिखित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशनों में से किसमें कांग्रेस का लक्ष्य था पूर्ण स्वराज्य कब घोषित किया गया था? यह है लाहौर का अधिवेशन 1929। देखिए कोरी क्रीक कहाँ पर स्थित है? कोरी क्रीक स्थित है कच्छ के रन में। कावेरी नदी का उद्गम कहाँ पर है? ओरिजिन कहाँ से है? तो कावेरी नदी का जो उद्गम है वो कर्नाटक का कुर्ग जिला है और गांव कौन सा है? चेरंगला गांव है। इसी के चेरंगला गांव के पास में ब्रह्मगिरी श्रृंखला है, यहीं से निकलती है कावेरी। तो कावेरी कहाँ से निकलती है? ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से निकलती है। ऑप्शन बी। कहाँ पर? कर्नाटक में।
भारत में सबसे बड़ा बाघ आवास कहाँ पाया जाता है? सबसे बड़ा जो टाइगर रिजर्व है, टाइगर हैबिटेट है, वो है नागार्जुन सागर वन क्षेत्र वाला। अब ये जो है आंध्र प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन ए। नागार्जुन सागर कहाँ पर स्थित है? तो किस रिवर पर है ये? नागार्जुन सागर डैम या परियोजना आंध्र प्रदेश में है, हैदराबाद में। ये कृष्णा रिवर पर बनी हुई है। तो ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन सी चंबल घाटी योजना से संबंधित नहीं है? अच्छे प्रश्न जितने भी हैं यहाँ हम डिस्कस कर रहे हैं अभी। तो भारत की एक प्रमुख नदी घाटी परियोजना है चंबल घाटी योजना। इसके अंतर्गत चंबल नदी पर 3 डैम बने हुए हैं। एक तो गांधी सागर डैम है, दूसरा जवाहर सागर बांध है, तीसरा, तीन कौन कौन है? नंबर 1 गांधी सागर, दूसरा है राणा प्रताप सागर, तीसरा है जवाहर सागर। इसमें दो ही मिल रहे हैं, गांधी सागर, जवाहर सागर। गोविंद सागर नहीं है इसमें शामिल, और गोविंद वल्लभ पंत नगर नहीं, सागर नहीं है। तो इसमें नहीं वाले ही छांटने हैं हमें। तीसरा और चौथा इसका आंसर हो जाएगा। शिव समुद्रम जल विद्युत परियोजना कहाँ पर स्थित है? शिव समुद्रम जो परियोजना है ये कावेरी रिवर पर है। और ये कहाँ पर है? डी ऑप्शन है, सी ऑप्शन है, कर्नाटक में। विश्व की सबसे गहरी झील इनमें से कौन सी है? तो ये है बेकाल लेक। सबसे गहरी झील है ये बेकाल झील। ऑप्शन ए। जो सवाना के जंगल हैं, सवाना का सबसे ज़्यादा विस्तार कहाँ पर है? ये है अफ्रीका में। येलोस्टोन नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन डी। अमेरिका में है ये येलोस्टोन नेशनल पार्क। नेक्स्ट देखिए, विश्व में जो चांदी है, चांदी का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर कौन है? ये है मैक्सिको। ऑप्शन सी। 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश के किस जनपद की जनसंख्या न्यूनतम है? यूपी की जो 75 डिस्ट्रिक्ट हैं उसमें सबसे कम जनसंख्या वाला कौन सा है? तो इसमें दो तरह से बनता है। एक तो कॉमन क्वेश्चन हो जाता है कि इलाहाबाद क्या है, मोस्ट पॉपुलस डिस्ट्रिक्ट है उत्तर प्रदेश की, और महोबा सबसे कम जनसंख्या वाला डिस्ट्रिक्ट है यूपी का। 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत में सबसे कम सेक्स रेशियो किस यूनियन टेरिटरी में है? ये दमन एंड दीव में है। ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखें, निम्नलिखित में से जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार देश में महिलाओं की साक्षरता दर कितनी है? 65.5% है। ऑप्शन सी। भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? यह है आपका कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम की शुरुआत हुई थी 2 अक्टूबर को गांधी जयंती पर, लेकिन साल था वो 1952। पहली पंचवर्षीय योजना की प्राथमिकता क्या थी? हम जानते हैं हमारे देश में कुल जो 5 ईयर प्लान्स थे वो टोटल 12 आए थे। 12 पंचवर्षीय योजनाएं आई थी, जिसमें पहली पंचवर्षीय योजना थी साल 1900, जो पहली थी प्रथम। हम एक बार कर भी चुके हैं इस क्वेश्चन को, लेकिन वो दूसरा फॉर्मेट था उसका। ये 1951 से 56 तक ये परियोजना पंचवर्षीय योजना चली थी। और इसका प्रमुख उद्देश्य जो फोकस किया गया था वो कृषि पर किया गया था, कृषि को टारगेट किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा इसमें से जल प्रदूषक नहीं है? वाटर पॉल्यूटेंट इनमें से कौन सा नहीं है? अब जिंक को देखोगे, जिंक को और निकल को और सल्फर डाइऑक्साइड को, ये जल को एक तरीके से पॉल्यूट करते हैं। इनकी मात्रा जल में ऐड हो जाती है तो कोई ना कोई बीमारी होती है। तांबे को जल प्रदूषक नहीं माना जाता है, क्योंकि तांबे के बर्तनों में तो जल को भर करके रखते हैं फिर उसको पीते हुए, क्योंकि उसमें पानी की शुद्धता बढ़ती है तांबे के बर्तन में पानी पीने से। ग्रीन हाउस गैसेस का कॉन्सेप्ट किसके द्वारा दिया गया था? जोसेफ फोरियर है, इन्होंने ग्रीन हाउस गैस की संकल्पना कॉन्सेप्ट को दिया था। निम्नलिखित में से कौन सी प्राकृतिक रूप से पाई जाने वाली ग्रीन हाउस गैस सर्वाधिक ग्रीन हाउस इफेक्ट करती है?
देखो, प्राकृतिक रूप से पाई जाने वाली जो ग्रीन हाउस गैसेस होती हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड से पहले जल वाष्प जो वाटर वेपर सबसे ज़्यादा होती है, उसके बाद में नंबर आता है कार्बन डाइऑक्साइड का। नदी में जल प्रदूषण के निर्धारण के लिए घुली हुई मात्रा किसकी मापी जाती है? जो नदियों का जल होता है उसमें जो है ऑक्सीजन की, डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन, घुलित ऑक्सीजन की मात्रा मापी जाती है। नेपाल एवं भारत में वन्य जीव संरक्षण के प्रयासों के स्वरूप सेव नामक एक नया संगठन शुरू किया गया था। इस सेव का उद्देश्य किस चीज़ का संरक्षण करना है? एक्चुअली भारत और पाकिस्तान और या एशिया में जो गिद्धों की पॉपुलेशन कम हुई है उसको सेव करने के लिए एक सेव नाम का ही संगठन शुरू किया गया था। ये वल्चर के कंजर्वेशन के लिए है, गिद्धों के संरक्षण के लिए। इसका फुल फॉर्म पूछता है सेव एशियाज वल्चर फ्रॉम एक्सटिंक्शन। सेव एशियाज वल्चर फ्रॉम एक्सटिंक्शन। राष्ट्रीय राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान, इसको बोलते हैं हम नीरी। नेशनल नेशनल इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है ये नागपुर में है। नागपुर में है ये। कोयला, पेट्रोल, डीजल आदि का कंबशन जब होता है तो ये किस चीज़ का एक तरीके से कौन सा पोल्यूशन पैदा करते हैं? कोयले को जलाने पर, पेट्रोल को और डीजल को। देखो, कोयला, पेट्रोल और डीजल की आप देखते हैं कैसे ट्रांसपोर्टेशन में किस तरह से वाहनों में जलता है, ये हर साल जलता है। तो वायुमंडल में इनसे कार्बन डाइऑक्साइड की जो मात्रा है उसमें वृद्धि होती है, और जब कार्बन डाइऑक्साइड ऐड होगी तो इससे क्या होगा? वायु प्रदूषण बढ़ता है। दूसरे भी कार्बन मोनोऑक्साइड वगैरह भी रिलीज़ होते हैं। ठीक है, तो एक तरीके से कॉज क्या करेगा इनका जलना? एयर में ही ऐड होंगे। इनके जलने के बाद में जो भी एलिमेंट्स हैं वो सब वायु प्रदूषण कॉज करेंगे। निम्नलिखित में से किसे सर्वप्रथम केंद्रीय विश्वविद्यालय घोषित किया गया था? इसमें BHU है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की स्थापना 1916 में हुई थी। तो सबसे पहले उत्तर प्रदेश में सबसे पहले केंद्रीय विश्वविद्यालय इसी को घोषित किया गया था। ऑप्शन हो जाएगा सी। इनमें बताना है आपको, इन्हीं चारों में। निम्नलिखित वृक्षों में से कौन पारिस्थितिकी मित्र नहीं है? कौन सा पेड़ ऐसा है जो इको फ्रेंडली नहीं है? जो अब इसमें बबूल, नीम, पीपल ये तो इको फ्रेंडली है, लेकिन यूकेलिप्टस का जो पेड़ होता है ये एटमॉस्फेयर में अगर इसको लगाते हैं हम भूमि में तो ये पानी, इसकी जो जड़ें होती हैं भूमि के अंदर से जितनी भी पानी नमी है उसको सोख लेती है। इसको पानी की रिक्वायरमेंट बहुत होती है। तो इसके आसपास जो भी फसल या कोई भी पेड़ पौधे, प्लांट्स होंगे तो उनका रहना तो मुश्किल ही है। तो जो यूकेलिप्टस है ये भूमि से अधिक मात्रा में जल का अवशोषण करता है, इसके कारण इस वृक्ष को, इस पेड़ को पारिस्थितिकी का मित्र नहीं समझा जाता। अभी वैसे ये वक्त जो चल रहा है काफ़ी मुश्किल टाइम है आपके लिए भी, मेरे लिए, हम सब के लिए। बहुत ज़्यादा एहतियात बरतने की ज़रूरत है आप सभी को, हम सभी को। अपनी पढ़ाई को धीरे धीरे आप कंटिन्यू रखिए। बहुत सारे, हम में से बहुत सारे लोगों के घर में जो है इस तरह के केसेस भी नज़र आ रहे हैं अभी कोरोना के। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित अधिनियमों में से किस अधिनियम के फलस्वरूप जो बर्मा है इसको भारत से अलग किया गया था? ये था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत। मूल अधिकारों से संबंधित संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा एक प्रत्यक्ष रूप से बालकों के शोषण से संबद्ध है? आर्टिकल 24 है ये। जब कोई विधेयक संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित कर दिया गया है तो निम्नलिखित में से किसको उस विधेयक पर अनुमति रोकने का अधिकार होता है? जब भी कोई विधेयक, बिल संसद के द्वारा पारित कर दिया जाता है, यानी लोकसभा राज्यसभा दोनों जगह से पारित हो जाता है, तब वो राष्ट्रपति के पास जाता है। और राष्ट्रपति जब तक अपने उस विधेयक पर हस्ताक्षर नहीं कर देंगे, परमिशन नहीं दे देंगे, तब तक वो विधेयक कानून नहीं बन पाएगा, यानी वो एक्ट नहीं बनेगा, यानी तब तक वो रुका रहेगा। तो इसमें किसके पास है ये पावर? राष्ट्रपति को अधिकार होता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चुनाव कीजिए। जो संघ की कार्यपालिका होती है इसकी शक्ति प्रधानमंत्री में निहित होती है। गलत, क्योंकि आर्टिकल 53 में हमने पढ़ा है जो संघ की कार्यपालिका है उसकी शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है, ना कि प्रधानमंत्री में। तो
भारत के राष्ट्रपति में, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया में। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, ये बात बिल्कुल सही है। प्रधानमंत्री जो होते हैं मंत्री परिषद के प्रधान होते हैं, ये बात भी सही है। ये आवश्यक नहीं कि नियुक्ति के समय प्रधानमंत्री संसद के सदन के किसी भी सदन के सदस्य हों, लेकिन 6 महीने के अंदर होना ज़रूरी है। ये तीनों स्टेटमेंट ठीक है बात के। ऑप्शन निम्नलिखित में से कौन सा शब्द या शब्दावली भारत के संविधान में उल्लिखित नहीं है? तो देखो एक शब्द है, टर्म आपने सुना होगा, बजट। जो बजट है ये भारत के संविधान में इसका कहीं उल्लेख नहीं मिलता, लेकिन आपको पता है ये हर साल बजट के नाम से पेश किया जाता है। तो आर्टिकल यहाँ याद रखेंगे हम, आर्टिकल 112, आर्टिकल 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण लिखा है, जिसे हम क्या बोलते हैं? बजट बोलते हैं। तो वार्षिक वित्तीय विवरण है जिसे हम बजट बोलते हैं, तो उसका नाम लिखा हुआ है, बजट नहीं लिखा हुआ है साफ साफ। सूची 1 को सूची 2 से मैच करना है आपको। एक तरफ अनुच्छेद है और इसमें क्या है? आर्टिकल 54। आर्टिकल 54 जो भारत के राष्ट्रपति हैं उनके निर्वाचन से संबंधित है। आर्टिकल 75 में है प्रधानमंत्री की नियुक्ति से संबंधित प्रावधान। 155 में है राज्यपाल की नियुक्ति। 164 में है, थोड़ा सा रिवर्स करेंगे, गलत एरो कनेक्ट हो गया है। आर्टिकल 75 में है प्रधानमंत्री की नियुक्ति और आर्टिकल 155 में है राज्यपाल की नियुक्ति। 164 में आएंगे मुख्यमंत्री पर। तो मुख्यमंत्री, राज्यपाल, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, ये इक्विवेलेंट वाले पद के एक साथ आर्टिकल्स यहाँ मेंशन किए गए हैं। निम्नलिखित में से संविधान के अनुच्छेद 371 के अंतर्गत विशेष प्रावधान कौन से स्टेट के हैं? एक आर्टिकल आपने सुना है 370, एक आर्टिकल आपने सुना है 370। ये तो था किसके लिए? जम्मू कश्मीर के लिए, जो अब नहीं है। ठीक है, उससे अगला है वेरी नेक्स्ट आर्टिकल है 371। इसमें महाराष्ट्र और गुजरात के बारे में है ये विशेष उपबंध, स्पेशल प्रोविजंस। निम्नलिखित में से किसमें पंचायती राज संस्था नहीं है? तो ये है नागालैंड, ऑप्शन सी। नागालैंड, मिजोरम जैसे कुछ ऐसे राज्य हैं जिसमें ये पंचायती राज सिस्टम लागू नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ की फसल नहीं है? तो रबी, खरीफ, जायद, 3 तरह की फसलें होती हैं। तो जो रबी की फसल होती है उसमें गेहूँ, जौ, चना, सरसों इत्यादि आते हैं। गेहूँ, जौ, चना, सरसों ये किसके होते हैं? ये रबी की फसल के होते हैं। जबकि खरीफ की फसल में धान, मक्का, अरहर आते हैं। तो इसमें रबी की जो फसलें हैं इसमें खरीफ की फसल नहीं है बताना है, यानी इसमें जो रबी वाली फसल है उसको पूछ ले रहा है। तो गेहूँ, जौ, चना, सरसों ये क्या है? ये खरीफ की नहीं है। नाभिक के रिएक्टरों में से निम्नलिखित में से किसको मंदक, मॉडरेटर के रूप में प्रयोग किया जाता है? ये जो हैवी वाटर होता है, हैवी वाटर भारी पानी को यूज़ करते हैं हम मंदक के रूप में। भारत में थोरियम और प्लूटोनियम का प्रयोग ईंधन के रूप में किया जाता है। और जब क्या होता है, विखंडन की जब प्रक्रिया होती है, न्यूक्लियर फिजन, तो उसमें न्यूट्रॉन की गति बहुत तेज़ होती है। इन्हीं न्यूट्रॉन्स की गति को कंट्रोल करने के लिए ड्यूटीरियम ऑक्साइड, जिसे हम बोलते हैं हैवी वाटर या भारी जल, इसका इस्तेमाल किया जाता है मंदक के रूप में, यानी विखंडन की श्रृंखला को नियंत्रित करने के लिए। और ये हो गया। एक माइक्रोन कितनी लंबाई को प्रदर्शित करता है? एक माइक्रोन होता है 1 mm के। इसको ढंग से देखते हैं, ये गलत है। तीनों को याद रखेंगे। एक माइक्रोन में होते हैं 10⁻⁶ मीटर, और एक माइक्रोन में होते हैं 10⁻⁴ सेंटीमीटर, और एक माइक्रोन में होते हैं 0.001 mm। तो ऑप्शन थोड़े अजीब तरह के हैं, तो ये याद रखेंगे आप। जो आकाश है, स्काई का रंग हमें नीला क्यों दिखाई देता है? कौन सा इफेक्ट होता है ये प्रकाश का? ये प्रकाश का प्रकीर्णन होता है, ऑप्शन डी। इंग्लिश में बोलते हैं इसको स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो डी ऑप्शन। देखो बहुत ही कम समय में हमने 57 क्वेश्चंस को डिस्कस किया है। यहाँ अभी हम ऐसे ही प्रैक्टिस सेट को, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है सीधे, आपसे फैक्चुअल प्रश्न है ये जो आपको पता होने चाहिए, और ऐसे ही पूछता है सीधे डायरेक्टली ग्रेजुएशन लेवल पर भी। इवन जो पीसीएस का लेवल है, ये वही लेवल के क्वेश्चंस पूछे हुए हैं आपसे,
क्योंकि पीसीएस का जो पेपर होता है आपका वो ग्रेजुएशन लेवल से होता है, और आपका जो सुपर टेट की परीक्षा है वो भी ग्रेजुएशन लेवल के ही क्वेश्चंस उसमें हैं। डायरेक्ट रिजल्ट पर बेस्ड होते हैं ये। फैक्ट आपको पता है तो पता है कर पाएंगे, उसको नहीं पता है तो फिर दिक्कत हो जाएगी आपके लिए, है ना। तो इसको याद रखना भी ज़रूरी है। अगला देखेंगे, डेसिबल इकाई का प्रयोग कहाँ किया जाता है। डेसिबल होती है आपकी जो ध्वनि की तीव्रता होती है, इंटेंसिटी ऑफ साउंड होती है ये, इसको मापने में किया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे, एक कमरे में लगा हुआ वातानुकूलित क्या नियंत्रित करता है। जो एक एसी होता है, एयर कंडीशनर आपके रूम में जो होता है, किस चीज़ को कंट्रोल कर लेता है। तो एक तो ये मॉइस्चर को करता है और टेम्परेचर, केवल आर्द्रता और टेम्परेचर, ठीक है, मॉइस्चर को कंट्रोल करता है एक्चुअली रूम की। निम्नलिखित में से कौन सा हास गैस यानी लाफिंग गैस के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। इसको आप जानते हैं, बहुत कॉमन प्रश्न है ये है नाइट्रस ऑक्साइड। इस गैस को ज़्यादा सूंघने से, गैस को थोड़ा सा सूंघ लें आप तो हंसी इसमें आने लगती है। इसका उपयोग जो है निश्चेतक के रूप में, एनेस्थेशिया के रूप में भी किया जाता है नाइट्रस ऑक्साइड का। नेक्स्ट देखें, निम्नलिखित में से कौन सा रसायन ऐसा है जो फलों को पकाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये होता है कैल्शियम कार्बाइड। कैल्शियम कार्बाइड ऑप्शन में मिलेगा आपको या एसिटिलीन मिलेगा। तो कैल्शियम कार्बाइड, या जब जल की क्रिया होती है एसिटिलीन से, तो दोनों ही कैल्शियम कार्बाइड और एसिटिलीन दोनों ही इस्तेमाल करते हैं किसके लिए, फलों को पकाने के लिए। एथिलीन का प्रयोग भी कच्चे फलों को पकाने के लिए किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन सी एक वायु प्रदूषक गैस है और जीवाश्म ईंधन के ज्वलन स्वरूप उत्पन्न होती है। यह है सल्फर डाइऑक्साइड, ऑप्शन डी। ट्रांसफार्मर का उपयोग किस उद्देश्य से किया जाता है। जो ट्रांसफार्मर्स होते हैं आपके गली के बाहर, तो ट्रांसफार्मर एक ऐसी डिवाइस है जो अल्टरनेटिंग करंट, जो विद्युत धारा आ रही होती है आपके सब स्टेशन से, बिजली घर से, उसको जो है डाउन कर सकता है, उसको बढ़ा भी सकता है। प्रत्यावर्ती धारा के विभव को यानी पोटेंशियल डिफरेंस को ये ऊंचाई और अपचाई यानी इसको घटाने और बढ़ाने का कार्य करता है। यानी वोल्टेज लेवल को ये बढ़ा भी सकता है, वोल्टेज लेवल को ये घटा भी सकता है। दोनों कार्य करता है ट्रांसफॉर्म, और ये ऑल्टरनेटिंग करंट में ही होता है, एसी में ही होता है, डीसी में नहीं काम करता है। निम्नलिखित में से किसका भारत में ऊर्जा उत्पादन में सर्वाधिक अंश है। भारत में सबसे ज़्यादा जो इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन किया जाता है वो थर्मल एनर्जी से करते हैं हम। इसको ऊष्मीय ऊर्जा बोलते हैं, या आप कह सकते हैं कि इसका जो मेन सोर्स है वो कोयला होता है। तो इसमें फर्स्ट पोजीशन पर है ऊष्मीय ऊर्जा सबसे ज़्यादा। सेकंड नंबर पे आता है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स, यानी जल के द्वारा ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है, सेकंड नंबर पे। नेक्स्ट देखेंगे, अस्थि यानी बोन्स जो होती हैं, अस्थि और दंत निर्माण में किनकी आवश्यकता ज़्यादा होती है। तो ये है कैल्शियम एंड फॉस्फोरस। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन नहीं है। प्लांट हार्मोन बताना है आपको, इनमें से कौन सा नहीं है। इंसुलिन नहीं है, साइटोकाइनिन, इथिलीन, जिबलिन, ये सब प्लांट। चलिए, इसमें वैसे 66 क्वेश्चंस हमने डिस्कस कर लिए हैं, यहाँ पर काफ़ी हैं इस वाले प्रैक्टिस सेट के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट में। अभी आज हम डिस्कस करेंगे एक और पॉलिटी। धीरे धीरे पॉलिटी भी अब कंप्लीट होने की तरफ है अपने, पॉलिटी को भी कंप्लीट करेंगे हम, और फिर ऐसे ही चलाएंगे हम हिस्ट्री के और ज्योग्राफी के क्वेश्चन सीरीज़ को, ठीक है, जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी आपकी परीक्षा के लिए। थोड़ा इस सिचुएशन में आप अपने आप को बचा करके रखिए, अपने आप की और फैमिली की सुरक्षा भी आपके हाथ में ही है, सेफ्टी। इस वक्त वायरल फीवर भी बहुत तेज़ी से चल रहा है, और बाद में जो है सिम्टम्स अगर बढ़ते हैं तो यही जो है आगे कोरोना में भी तब्दील होता है। तो सिम्टम्स कोरोना के कुछ भी नहीं कहे जा सकते हैं इस वक्त में कि क्या हो सकता है क्या नहीं, बट अभी जो नॉर्मल जो बीमारियां हैं जो हो रही हैं उनसे आप बचाव कीजिए अपना जितना हो सके। बाहर खुले में निकलने से बचिए अभी, क्योंकि देख रहे हैं आप जो कोरोना का नया स्ट्रेन है, ऐसा कहा जा रहा है कि ये एयर में प्रेजेंट है। इस बार जो है एयर के थ्रू ये ज़्यादा फैल रहा है। चलिए, इस वीडियो में हम इतना ही रहने देंगे, मिलते हैं नेक्स्ट में। थैंक यू।